हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। और आज हम डिस्कस करेंगे द पावर एंड फंक्शन ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से, जैसा आपको पता है। तो हम कोशिश करेंगे कि लोकपाल एंड लोकायुक्त के मल्टीपल डायमेंशंस को समझ पाएँ, इनके पावर और फंक्शन को समझ पाएँ। देन लास्ट में हम क्रिटिकल इवेल्युएशन करेंगे कि लोकपाल और लोकायुक्त जो लोकायुक्त है इसमें क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, जिसकी वजह से हम करप्शन को इंडिया में इफ़ेक्टिव तरीके से डील नहीं कर पा रहे हैं। आज भी इंडिया में आप देखोगे कि ये लॉ होने के बाद भी करप्शन के केसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो हम ये देखेंगे कि क्या ऐसी इसमें शॉर्टकमिंग्स हैं जिसकी वजह से लोकपाल एंड लोकायुक्त अपना इफ़ेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं और करप्शन को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो हम डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। उससे पहले मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है गाइज आपसे कि अगर मेरे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन वीडियोस की पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी सपोर्ट एंड लव गाइज। सो पावर एंड फंक्शन ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त की बात की जाए तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोकपाल एंड लोकायुक्त होता क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी हिस्टोरिकल जर्नी क्या रही है। ओके, देन पावर एंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सो लोकपाल बेसिकली क्या है, लोकपाल या लोकायुक्त। लोकपाल पहले ही मैं बता दूं आपका कि सेंट्रल लेवल पे अथॉरिटी हो गई एंड लोकायुक्त आपकी स्टेट लेवल की अथॉरिटी हो गई। ओके, इट इज़ जस्ट तरीके से जो हमारे पीएम हो गए वो यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, एंड चीफ मिनिस्टर आपका स्टेट लेवल पे। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। सो लोकपाल एंड लोकायुक्त बेसिकली क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव किस तरीके से, करप्शन के डायमेंशन में। सो दिस टर्म जो है, जो लोकपाल है, उसका ये किससे ओरिजिनेट हुआ है, एक संस्कृत वर्ड है लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोक का मतलब होता है पीपल्स एंड पाला मीन्स द प्रोटेक्टर या डिफेंडर या केयर टेकर। सो जो लोगों का ध्यान रखे, उन्हें प्रोटेक्ट करे, किस सेंस में, करप्शन एंड ऑल के सेंस में। ओके, ग्रीवेंस रिड्रेशल में, तो उसे हम लोकपाल एंड लोकायुक्त कहेंगे। सो टुगेदर इट मीन्स द प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल, या डिफेंडर ऑफ द पीपल, या पीपल्स फ्रेंड, इस नाम से जाना जाता है इस अथॉरिटी को। It is a kind of forum या authority where the citizens can send a complaint about the unfair administrative actions. Okay, so इसका मेन टास्क क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि करप्शन अब चाहे जिस फॉर्म में हो, सो करप्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स को ख़त्म करना इंडिया से। ओके, सो जो ये कंसेप्ट है लोकपाल एंड लोकायुक्त को, ये ओम्बड्समैन के फॉर्म में सबसे पहले कहाँ पर इंस्टीट्यूटेड किया गया था, स्वीडन में इन 1809 में। सो कंसेप्ट ऑफ ओम्बड्समैन वाज फर्स्ट इंस्टीट्यूटेड इन स्वीडन इन 1809 एंड दिस इज अ सिमिलर कंसेप्ट टू द लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया। जो ये ओम्बड्समैन का कंसेप्ट है वहाँ से इसे लिया गया। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आप ये जान पाए होंगे कि लोकपाल एंड लोकायुक्त क्या है। तो ये इमेजेस मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है और शायद आप लोग इस इमेजेस से अवेयर भी होंगे। दिस पर्सन, आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने इंडिया में जो करप्शन इन इंडिया के खिलाफ जो मोर्चा खोला था, जो कैंपेन चलाया था और लोकपाल कानून लाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे, एफर्ट्स किए थे अपने। तो एक इम्पॉर्टेंट फिगर है इस एरिया में जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। सो इंट्रोडक्शन अगर हम डिस्कस करें, जो आप अपने आंसर पे लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन, राइट। सो क्या है, किसी भी डेमोक्रेसी की सस्टेनेबिलिटी या सक्सेसफुल जो होती है डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द ट्रस्ट बिटवीन द पब्लिक एंड द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, राइट। जो जनता है और जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो डीएम का इंस्टीट्यूशन हो, एसडीएम का इंस्टीट्यूशंस हो, इनके बीच में जो ट्रस्ट होता है ना, उसी के आधार पर जो डेमोक्रेसी की सस्टेनेबिलिटी है, सक्सेसफुलनेस है, वो डिपेंड करती है। सो इट इज़ अ पैरामाउंट, जो ट्रस्ट है या जो इंस्टीट्यूशंस है वेरियस, दीज आर द पैरामाउंट टू होल्ड दीज पब्लिक फंक्शनरीज अकाउंटेबल।
ओके जैसे फॉर एग्जांपल जुडिशरी भी एक इम्पॉर्टेंट है इस डायमेंशंस पे, और जो ग्रीवेंस रिड्रेसल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे लोकपाल एंड लोकायुक्त, ये क्या करते हैं, अगर पब्लिक कंप्लेन कर रही है तो उस कंप्लेन को वो सुनते हैं ना, उस आधार पर एक्शन लेते हैं, तो पब्लिक को ट्रस्ट है कि हाँ ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन है, ऐसी कोई अथॉरिटी है जिसके पास वो शिकायत लेकर जाएंगे तो वो सुनेंगे और समझेंगे और उनकी समस्याओं के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ओके सो द सेटिंग ऑफ द टू स्पेशल इंस्टीट्यूशंस जिन्हें हम लोकपाल एंड लोकायुक्त कह रहे हैं, दे आर फॉर रेड्रेसिंग द सिटीजन्स ग्रीवेंस अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशंस। राइट, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे करप्शन मेनली होता कहाँ पर है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। राइट, तो वॉज रिकमेंडेड बाई द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो ARC जो रिपोर्ट थी, फर्स्ट ARC रिपोर्ट इन 1966 एंड 1970। गाइस कमेंट में मुझे बताओ कि फर्स्ट ARC के हेड कौन थे। राइट, द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन को हेड किसने किया था, और फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने सजेस्ट किया था, रिकमेंड किया था कि हमें भी ओम्बुड्समैन का जो इंस्टीट्यूशन है इसके पैटर्न पे हमें भी कुछ ऐसी अथॉरिटी बनानी चाहिए इंडिया में जिससे कि करप्शन के इशू को हम एड्रेस कर पाएँ। ओके सो ओम्बुड्समैन हमने देख ही लिया कि सबसे पहले कहाँ पर, स्वीडन पे हुआ था 1809 पे। ओके इसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ ने इसे अडॉप्ट किया, जैसे डेनमार्क, फिनलैंड एंड नॉर्वे। और ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बुड्समैन था एक ऑफिशियल अपॉइंटमेंट होता था जो इन्वेस्टिगेट करता था पब्लिक अथॉरिटीज़ को जो रिलेटेड टू द करप्शन। आगे चलकर LM सिंघवी इन 1963 कॉइन्ड द टर्म्स लोकपाल एंड लोकायुक्त। मतलब ये पॉपुलर था ओम्बुड्समैन इंस्टीट्यूशन के नाम से इंटरनेशनल लेवल पे। इंडिया में टर्म कॉइन किया गया था जो लोकपाल एंड लोकायुक्त था। दिस इज़ द इंडियन वर्जन ऑफ द ओम्बुड्समैन इंस्टीट्यूशन, ये LM सिंघवी के द्वारा किया गया था। ओके सो दिस बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड मेनली टू चेक द मेनांस ऑफ द करप्शन इन इंडिया, ये तो पता ही चल गया आपको। ओके सो इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव वे टू काउंटर द करप्शन एट ऑल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम। ओके सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन, गॉट इट। हमने इसको रिलेट कर दिया इंटरनेशनल लेवल पर। थोड़ा सा हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, जर्नी देख लेते हैं। सो आइडिया ऑफ एंटी करप्शन अथॉरिटी, जिसे हम आज लोकपाल एंड लोकायुक्त कह रहे हैं, ओके या ओम्बुड्समैन कहते हैं, ये कई सालों से चल रहा था। फाइनली इसका ये शेप लेता है एक्ट के रूप में पहली बार कब, जब लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल लाया गया 2013 में। सो 2013 में लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट पास होता है इस इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करने के लिए, जहाँ पर लोकपाल हमने सेंट्रल लेवल पे इंस्टीट्यूट किया एंड लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल पे इंस्टीट्यूट किया। गेटिंग इट? तो ये इसकी जर्नी रही है। इस एक्ट को मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। ओके तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको समझ में आया, जर्नी समझ में आई, ये समझ में आया कि लोकपाल एंड लोकायुक्त का क्या है, अथॉरिटी है, इनका काम क्या है। ओके अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं लोकपाल का। लोकपाल कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बॉडी है ऐसा, ये एक पर्सन ऐसा नहीं है। लोकपाल क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक कमीशन, एक काउंसिल की तरीके होती है लोकपाल। ओके जिसमें 1 चेयरपर्सन एंड 8 मेंबर्स होते हैं इस कमेटी पे, जो लोकपाल स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये है कि इस बॉडी को एक एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। राइट अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में मेंशन होती तब हम इसे क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। राइट ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसमें हमने एक एक्ट के द्वारा, जो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के द्वारा हमने इसे इस्टेब्लिश किया है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी। सो इसमें 1 चेयरपर्सन एंड 8 मेंबर्स, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें ये मेंबर्स कौन कौन से हैं और हम देखेंगे कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ओके सो हेड ऑफ द लोकपाल आर द चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल। कौन हो सकता है, जो ये 1 चेयरपर्सन है ना, ये कौन हो सकता है? तो इसके 3 कंडीशंस हो सकती हैं। पहला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फॉर्मर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या एमिनेंट पर्सन, मतलब कोई आउटस्टैंडिंग पर्सन है जिसके पास स्पेशल नॉलेज है, 25 ईयर का एक्सपीरियंसेस है इन द फील्ड ऑफ एंटी करप्शन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस में, फाइनेंस, लॉ एंड मैनेजमेंट। सो बहुत ही एक्सपर्ट एमिनेंट पर्सन जिसको आउटस्टैंडिंग नॉलेज है इस फील्ड में। सो जो हेड ऑफ द लोकपाल, जो चेयरपर्सन है, वो इस 3 कंडीशन को फुलफिल, 3 में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल करनी चाहिए, वो हेड बन सकता है। तो बेसिकली ये क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
8 मेंबर्स इन द कमेटी की अगर हम बात करें तो इसमें से 4 जो होंगे वो आपके जुडिशियल मेंबर्स होंगे और 4 होंगे वो नेक्स्ट जो 4 मेंबर्स रहेंगे वो नॉन जुडिशियल मेंबर्स रहेंगे। और हमें ये ध्यान रखना है कि 50% ऑफ दी मेंबर्स कमेटी के, जो लोकपाल कमेटी है उसमें ओबीसी, एससी, एसटी बैकग्राउंड के हों और वुमेन हो। तो इस तरीके से एक इंक्लूसिव बॉडी बनाने की कोशिश की गई है इसे, जिसमें हर एक सेक्शन ऑफ द पीपल्स को का रिप्रेजेंटेशन हो सके। ओके, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, एक इंक्लूसिव बॉडी है जो सोसाइटी के हर एक सेक्शन ऑफ द पीपल्स, इसमें वुमेन भी हो गए, एसटी भी हो गए, एससी भी हो गए, ओबीसी भी हो गए, सो इनको वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई है। तो और फर्दर अभी हम देखते हैं, ये तो मोटा हो गया आपका स्ट्रक्चर। सो जो 4 जुडिशियल मेंबर्स ऑफ द कमेटी हैं, दे मस्ट बी द फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और फॉर्मर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। सो दिस इज द क्वालिफिकेशन बेसिकली। जो 4 नॉन जुडिशियल मेंबर्स ऑफ द कमेटी हैं, दे कैन बी एमिनेंट पर्सन हु हैज़ द आउटस्टैंडिंग एबिलिटी ऑफ द स्पेशल नॉलेज विद द मिनिमम 25 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस इन दिस रिलेटेड फील्ड, जैसे कि एंटी करप्शन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, फाइनेंस एंड द लॉ एंड मैनेजमेंट। सो बेसिकली दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया कि जो 4 जुडिशियल मेंबर्स कौन होंगे एंड जो 4 नॉन जुडिशियल मेंबर्स हैं वो कौन होंगे। सो ये हम क्या पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर कैसे होगा जो लोकपाल का है। अब हम देखते हैं द टर्म एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ द लोकपाल। सो लोकपाल का जो टर्म है वो कैसे रहेगा, अपॉइंटमेंट कैसे होगा। सो ये तो हमने देख लिया, ओके, कि जो 8 मेंबर्स हैं कमेटी में और एक चेयरपर्सन है। ओके, सो 8 मेंबर्स जो हम, जिसमें 4 जुडिशियल मेंबर्स, 4 नॉन जुडिशियल मेंबर्स की बात कर रहे हैं, ये एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे। ओके, और इस सिलेक्शन कमेटी में 5 मेंबर्स होंगे जो रिकमेंड करेंगे कि 4 जुडिशियल मेंबर एंड 4 नॉन जुडिशियल मेंबर्स कौन कौन से होंगे। सो चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ द लोकपाल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। 5 मेंबर के द्वारा मिलकर एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी जिसकी रिकमेंडेशन के आधार पर इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, जो लोकपाल है। ओके, सो अगर हम सिलेक्शन कमेटी की बात करें कि इसमें ये 5 मेंबर कौन कौन से होंगे, तो पहला आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जजेस नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ हिम और हर। ओके, सो 1 एमिनेंट ज्यूरिस्ट। सो ये 5 लोग होंगे जिनसे मिलकर एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी और ये सिलेक्शन कमेटी 8 लोगों के नाम को रिकमेंड करेगी, चेयरपर्सन के नाम को रिकमेंड करेगी, जिनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। अब इस सिलेक्शन कमेटी को हेड कौन करेगा, भाई इसका चेयरपर्सन कौन होगा। सो इस जो हेड ऑफ द सिलेक्शन कमेटी रहेगा वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ओके, अगर हम टर्म की बात करें, जो चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द लोकपाल है, सो इसमें बेसिकली 5 साल के लिए रहेंगे एंड टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स। सो 5 साल का टर्म रहेगा या तो 70 ईयर्स, जो भी पहले हो जाएगा। तो ये टर्म एंड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हो गए। अब हम ज्यूरिडिक्शन एंड पावर ऑफ लोकपाल की बात करें, सो इस ज्यूरिडिक्शन मतलब इनकी पावर कहाँ कहाँ तक है, ये डिसीजन मेकिंग कहाँ कहाँ तक कर सकते हैं, अपनी पावर एंड अथॉरिटी का एक्सरसाइज कैसे करेंगे। सो प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑफिसर्स फ्रॉम द ग्रुप ABCD, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये किसके ज्यूरिडिक्शंस में आ रहे हैं, लोकपाल के ज्यूरिडिक्शन पे आ रहे हैं, कि मतलब इन पर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, इनके अगेंस्ट एक्शंस लिया जा सकता है लोकपाल के द्वारा करप्शन के केसेस पे। सो लोकपाल हैज़ द पावर टू सीज द एसेट्स, प्रोसीड्स, रिसिप्ट्स, बेनिफिट्स ऑफ एनी ऑफिशियल आर रिक्वायर्ड बाय द करप्ट मीन्स। ओके, सो ये सीज करने की पावर। ओके, इसके बाद से लोकपाल ये भी के पास ये भी पावर है कि वो ट्रांसफ़र एंड सस्पेंशन ऑफ दीज ऑफिसर्स रिकमेंड कर सकता है अगर उन्हें लगता है कि जो चार्जेस ऑफ द करप्शन करेक्ट हैं। ओके, अगर जो कोई सिविल सर्वेंट्स हैं या कोई ऑफिसर्स है वो हु इज़ द कनेक्टेड विद द चार्जेस ऑफ द करप्शन, तो उसका ट्रांसफ़र एंड सस्पेंशन को रिकमेंड कर सकते हैं। सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सिचुएशंस पर लोकपाल जो विंग है हैज़ बीन ग्रांटेड द सिविल कोर्ट लाइक पावर। सो ये ध्यान रखना है, सर्कमस्टेंसेस पे लोकपाल को सिविल कोर्ट के बराबर की कुछ पावर्स दी जाती हैं।
इसके बाद से लोकपाल जो है हैज़ द पावर टू गिव द डायरेक्शंस, राइट। अगर हमें रिकॉर्ड्स है उसका, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के रिकॉर्ड्स होते हैं उसका डिस्ट्रक्शन एंड ऑल हो रहा है, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट ओवर दी या टू गिव द डायरेक्शन टू CBI जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, एंड ऑल्सो कंटेन द सेवरल प्रोविजंस विच आर एम्ड एट मेकिंग द CBI स्ट्रॉन्गर। सो एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम। इंक्वायरी विंग ऑफ द लोकपाल जो एक सिविल कोर्ट की तरीके से काम करती है सर्टेन केसेस में। और फर्दर पावर्स एंड जुरिडिक्शन की बात करें, सो इन केस द एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो क्या करती है, प्रोसिक्यूशंस एंड सैंक्शन प्रोवाइड करती है। सो इन केस ऑफ एब्सेंस लोकपाल हैज़ द ड्यूरिक्शन टू प्रोवाइड द सैंक्शंस एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ द पब्लिक ऑफिसर्स जो कनेक्टेड हैं करप्शन केसेस से। ये ध्यान रखना है। तो दीज आर द पॉइंट्स, कीवर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है। Okay, so these were the powers and the jurisdictions of the लोकपाल। फंक्शंस की बात करें तो इन जुरिडिक्शन और पावर के आधार पर फंक्शन को आप गेस कर सकते हो, जैसे कि पब्लिक ऑफिशियल पे कीप्स अ वॉच रखना कि हाँ किसी ब्राइबरी केसेस या किसी करप्शन केसेस से वो कनेक्टेड तो नहीं है, नेक्सस तो नहीं बना रहे हैं, राइट। इस तरीके से इस चीज़ पर एक वॉच रखना, ओके। एंड कैन टेक द सुटेबल एक्शन अगेंस्ट देम इफ दे डू नॉट फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ओके। इट कैन act either on the basis of any complaint made by a private person or suo motu। suo motu का मतलब होता है कि खुद ही इनिशिएटिव्स ले लेना। कोई कंप्लेन करने नहीं आया बट उन्हें लगता है कि कोई पर्टिकुलर ऑफिसर लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है या करप्शन के केसेस पे इंडल्ज है, इन्वॉल्व है, कनेक्टेड है, सो वो suo motu एक्शंस भी ले सकते हैं, मतलब खुद ही इनिशिएटिव ले सकते हैं, या तो कंप्लेन के तरीके से लेंगे या खुद ले लेंगे, ओके। इस तरह से लोकपाल कैन समवन और क्वेश्चन एनी पब्लिक ऑफिशियल इफ देयर इज एग्जिस्ट कि उस पर्सन के खिलाफ कोई केस है, राइट, कोई कंप्लेन है, तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। एंड फर्दर बात करें तो इट कैन ऑल्सो एक्ट एज एपेलेट अथॉरिटी फॉर अपील्स, ओके। इसकी वजह से एडिक्वेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उन लोगों को जो कंप्लेन करते हैं, राइट, जो मुद्दे को हाईलाइट करते हैं या इनके नॉलेज में लाते हैं, उन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्योंकि भाई कोई पर्टिकुलर पर्सन ए ने अगर इंफॉर्मेशन दी है लोकपाल को, राइट, कि भाई फला ऑफिसर है वो कनेक्टेड है, ये नेक्सस बना रहा है करप्शन के केस में, तो इस पर्सन की भी जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी थ्रेट डेवलप हो जाती है ना, कि इस पर्सन को लोग टारगेट कर लेंगे कि भाई क्यों आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक करी। तो इस पर्सन की सिक्योरिटी करना भी इनकी एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो एडिक्वेट मेजर्स लिए जाते हैं ताकि लोगों को प्रोटेक्ट रखा जा सके। तो ये था लोकपाल के बारे में, जहाँ पर हमने देखा कि लोकपाल का स्ट्रक्चर कैसा है, अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, पावर एंड जुरिडिक्शंस क्या हैं, एंड फंक्शंस क्या हैं लोकपाल से रिलेटेड जो सेंट्रल लेवल पे काम कर रही है। अब लोकायुक्त की बात करें तो लोकायुक्त भी इसी तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करती है। कुछ पावर्स इस तरीके की होती हैं जो हमने लोकपाल के केस में देखी, लेकिन ये फंक्शन करती है स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पे काम नहीं करती, ओके। जब स्टेट लेवल की बात आ जाती है तो हम ये देखेंगे कि इसका जो पैटर्न है, चाहे वो स्ट्रक्चर हो लोकायुक्त का, चाहे वो जुरिडिक्शन की बात हो, चाहे वो फंक्शन की बात हो, आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखेगी। स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा ये चीज़ें, ओके। सो देखते हैं लोकायुक्त का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस इंस्टीट्यूशन, इस अथॉरिटी को अपने यहाँ पे एक सेटअप किया था, इंस्टॉल किया था बिफोर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013। सो लीगल रूप से लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने इस एक्ट के पहले ही इस इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर लिया था अपने यहाँ पर, ओके। सो लोकायुक्त वॉज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन महाराष्ट्र इन 1971। फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश किया गया था महाराष्ट्र में। इसके पहले बिल उड़ीसा में लाया गया था, लेकिन शायद वहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं हो पाया था, इफ़ आई एम करेक्ट। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि हाँ ये उड़ीसा ही था, जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। सो महाराष्ट्र ने पहली बार सक्सेसफुली इस्टेब्लिश किया था 1971 में। सो 2013 पर जब हमने इस एक्ट को लीगल तरीके से, मतलब इस बिल को हमने एक्ट बनाया था, उसके पहले तक कई सारे जैसे 21 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी जिन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर रखा था ऑलरेडी,
Okay, so it is to be mentioned that there is a no uniformity regarding the jurisdiction of लोकायुक्त in all the state. मैंने already इस चीज़ को बताया कि लोकायुक्त की जो अथॉरिटी है यूनिफॉर्मिटी नहीं है स्टेट में, स्टेट टू स्टेट डिफर करता है. जैसे स्ट्रक्चर भी सेम नहीं है हर एक स्टेट में. कुछ स्टेट जैसे कि कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश हैव ओनली क्रिएटेड द लोकायुक्त. राइट, ये स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि कैसे डिफर कर रहा है. तो ये कुछ स्टेट हैं जिन्होंने सिर्फ लोकायुक्त की पोजीशन को क्रिएट किया है. बाकी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड बिहार जिन्होंने लोकायुक्त की पोजीशन के साथ साथ में उप लोकायुक्त की पोजीशन को भी क्रिएट किया है. ओके, सो ये स्ट्रक्चर पे डिफरेंस है, इनके फंक्शनिंग में, जुरिडिक्शन में भी डिफरेंसेस थोड़े बहुत रहेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है. पावर ऑफ लोकायुक्ता की बात की जाए तो हमने देखा था कि कुछ सिमिलर फंक्शन ही परफॉर्म करता है जो लोकपाल परफॉर्म करता है, लेकिन ये कहाँ पर परफॉर्म करेगा, स्टेट लेवल तक इसका जुरिडिक्शन लिमिटेड रहेगा. सो इन स्टेट लाइक हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में एंड गुजरात, जहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो सीएम होता है वो भी लोकायुक्त के जुरिडिक्शन में आता है. लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जैसे कि उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जहाँ पर जो सीएम है वो इससे एग्जेम्प्टेड है, मतलब लोकायुक्त के जुरिडिक्शन में नहीं आता है. Okay, so ministers and higher public servants of the state level are also included in the ambit of the लोकायुक्त almost in all the state. So जो मिनिस्टर्स हैं और हायर पब्लिक सिविल सर्वेंट्स हैं, ये ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में लोकायुक्त के अंडर पे आते हैं. दे हैव पावर टू रेड ऑन द हाउसेज एंड ऑफिसेज ऑफ द करप्ट ऑफिशियल एट द स्टेट लेवल. ओके, नेक्स्ट है इट कैन कॉल फॉर द रिलेवेंट फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स. अगर इन्हें लगता है कि किसी स्टेटमेंट डिपार्टमेंट्स में जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं अगर वो करप्शन पे इंडल्ज है, कनेक्टेड है उस करप्शन केस से, सो कोई भी रेलेवेंट फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकते हैं. विजिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड. ओके, इसके बाद इन्वेस्टिगेट एनी एक्शन टेकन बाय द पब्लिक सर्वेंट इफ़ इट इज़ रिफर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. सो स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्शन, अगर कोई टास्क देती है लोकायुक्त को कि किसी पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट के एक्शन को इन्वेस्टिगेट करना है, तो उस एक्शन को ये करेंगे. देन दे हैव द अथॉरिटी टू सजेस्ट द पनिशमेंट अगेंस्ट द कल्प्रिट टू द एडमिनिस्ट्रेशन. Okay, but it is up to the state to either accept the suggestion or modify them. So state को suggest कर सकते हैं कि particular जो culprit है, ओके, उसके खिलाफ क्या एक्शंस लिया जाए, क्या पनिशमेंट लिया जाए, सजेस्ट कर सकते हैं. बट फाइनल कॉल किसका रहेगा, स्टेट का, कि इसको कंसीडर करते हैं या नहीं इस सजेशंस को. ओके, तो ये हो गया इम्पोर्टेंट फंक्शन. एंड नेक्स्ट पावर. तो इन फंक्शंस की बात किया जाए तो सेम वही फंक्शंस, ये जो हमने अभी ऊपर पावर एंड जुरिडिक्शन देखे हैं उसके आधार पर फंक्शन गेस कर सकते हो कि जो पब्लिक ग्रीवेंस है उसको रिड्रेस करना, करप्शन के जो एलिगेशंस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना, पावर को अब्यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, लॉ के अगेंस्ट या लॉ को मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, या माल एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं चल रहा, लैक ऑफ इंटीग्रिटी तो नहीं है अमंग दी पब्लिक सर्वेंट्स. राइट, इस तरीके से आप इन्हें ये चीज़ें, ये फंक्शंस करेंगे. देन द further keep a check on the investigation of anti-corruption agencies and authorities. fair and impartial investigation हो, ऐसा इनके द्वारा ध्यान रखा जाता है इस चीज़ का. ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए जो आप लिख सकते हैं. अब हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन करें जो लोकपाल एंड लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन है इसका, तो हमने देखा कि आइडियली तो बहुत सारे टास्क एंड फंक्शंस ये बॉडीज़ को दिए गए हैं, बहुत सारे ज्यूरिडिक्शंस दिए गए हैं और बहुत सारे फंक्शंस एंड पावर्स दी गई हैं इन इंस्टीट्यूशन का, ताकि हम इंडिया में करप्शंस को एड्रेस कर पाएँ, करप्शन को टैकल कर पाएँ. राइट, क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं और पब्लिक और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में ट्रस्ट डेवलप करना है अगर सक्सेसफुल आपको डेमोक्रेसी सस्टेन करना है तो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं ये तो हमने देख लिया. और 2013 में हमने एक माइलस्टोन भी अचीव कर लिया जब हमने इस बिल को एक्ट में कन्वर्ट कर लिया, लीगल बना लिया इसे. बट देयर आर लॉट्स ऑफ शॉर्टकमिंग्स जिसकी वजह से जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के साथ में हमने इन इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया था वो हम अचीव करने पे सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं. अभी भी करप्शन के केसेस बहुत ही फ्रिक्वेंट होते हैं, बहुत ही
जो करप्शन है वो बड़े लेवल पे भी होते हैं, छोटे लेवल पे भी होते हैं, तो दिस थिंग इज़ स्टिल गोइंग। और जो एविल है, जो करप्शन का है, वो स्टिल परसिस्ट करता है इंडिया में। सो क्या ऐसे कारण है कि जो हम इसे एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं? सो इंस्टीट्यूशन एंड जो है लोकपाल एंड लोकायुक्त के, वो पॉलिटिकल प्रेशर में डेवलप किया गया, ये तो हमने देखा। इसकी जो 5 डेकेड्स की जर्नी थी, जो इतने दिनों से चल रहा था, फिर 2013 में इसे बिल के रूप में लाया गया, जब अन्ना हजारे का केस इतना जो कैंपेन था अगेंस्ट करप्शन इन इंडिया, तो आप देख रहे थे कितना जोर शोर से चल रहा था। तो आउट ऑफ प्रेशर, कुछ लोगों का कहना है कि इस इंस्टीट्यूशन को आउट ऑफ प्रेशर इस्टेब्लिश किया गया है, और इस तरीके से एग्जीक्यूटिव ने पूरी कोशिश की है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को एक खोखला ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए विथ नो एक्चुअल अथॉरिटी। सिर्फ हमने एक तरीके से पपेट बिठा दिए, या एक ऐसा, भाई पॉलिटिकल प्रेशर था, जनता खिलाफ थी कि भाई लोकपाल लोकायुक्त क्यों नहीं बना रहे हैं आप, तो उन्होंने आउट ऑफ प्रेशर एक इंस्टीट्यूशन तो बना दिया, लेकिन उसे खोखला रखा। कोई रियल पावर नहीं दी, कोई रियल ऑटोनॉमी नहीं दी, कोई रियल में फंक्शंस ऐसे नहीं दिए जिसका वाकई में सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ सके और हम वाकई में स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले सकें अगेंस्ट दी करप्शन एक्टिविटीज़। ओके, सो ombudsman has no real authority and or control the nomination of the ombudsman. So गवर्नमेंट या जो एग्जीक्यूटिव है वो दो तरीके से इंश्योर कर रही है कि ये इंस्टीट्यूशन ऑफ ombudsman, जिसे हम लोकपाल एंड लोकायुक्त कह रहे हैं, ये वीक रहे, कमज़ोर रहे। एक तो उसे कोई रियल अथॉरिटी मत दो, रियल पावर मत दो, हर चीज़ वो सजेस्ट कर सकते हैं, रिकमेंडेशन के रूप में दे सकते हैं। फाइनली डिपेंड्स ऑन द स्टेट कि उन रिकमेंडेशन और सजेशन पर कितना एक्शंस लेती हैं। ओके, तो ये सजेशन और रिकमेंडेशन एक्चुअल में कोई अथॉरिटी नहीं होती है, राइट। ये तो सिर्फ आप जा रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो, रिकमेंडेशन दे रहे हो, रिपोर्ट्स बना रहे हो। अब आपकी रिपोर्ट्स, आपकी रिकमेंडेशंस पे गवर्नमेंट कितना एक्शंस ले रही है, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा ना। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, उनके इंटरेस्ट पे वो एक्शन नहीं लेंगे, तो कोई रियल इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला तरीका कि कोई रियल अथॉरिटी मत दो। दूसरा कि जो ombudsman पे जो नॉमिनेशन कर रहे हो, जैसे कि हमने देखा था कि 5 मेंबर्स की सिलेक्शन कमेटी है, जो ये 8 मेंबर्स और एक चेयरपर्सन को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो सिलेक्शन कमेटी है, ऐसे लोगों को सेलेक्ट करके यहाँ पर भेजेगी, ऐसे लोगों का नाम रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को, जो उनकी पपेट बन के रहें, उनके कंट्रोल पे रहें। गेटिंग इट? अब जब उन्हीं अपने ही बंदों को यहाँ पर भेज रहे हो, तो क्या वो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एक्शंस लेंगे? नहीं लेंगे ना। सो या तो उन्हें अथॉरिटी मत दो, या तो जो नॉमिनेशन है उसको कंट्रोल करो, अपनी बंदों को वहाँ पर बिठा दो। ओके, और इस तरीके से आप देखोगे कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी एक्चुअल अथॉरिटी काम करता रहेगा। नेक्स्ट अगर कुछ बात करें क्रिटिकल इवैल्यूएशन में, सो जो गैप्स और इनकन्सिस्टेंसीज हैं इन जो हमारे लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट पे, वो हमें क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ज़रूरत है हमें उन पे रिफॉर्म करने की, अगर हम वाकई में इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, करप्शन से टैकल करना चाहते हैं। सो मोस्ट सिग्निफिकेंट गैप आपको देखने को कहाँ मिलेगा? एक तो आपने जुडिशरी को इसके अंडर पे नहीं लाया। So judiciary is not in the jurisdiction of the Lokpal and Lokayukt. So absence of the judiciary from the Lokpal's purview. Okay, but no constitutional support. ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो हमने एक एक्ट से बनाया है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट नहीं है। नो इफेक्टिव फ्रेमवर्क फॉर द अपील्स अगेंस्ट द लोकपाल, कि अगर ये बॉडी सही से काम नहीं कर रही तो हम अपील कहाँ पर करें। कोई ऐसा इफेक्टिव फ्रेमवर्क एंड इफेक्टिव मैकेनिज्म्स नहीं है। ओके, and specifies the selection of the लोकायुक्त have been left entirely up to the state. जब लोकपाल का तो केस तब भी ठीक ठाक दिख रहा है, जब लोकायुक्त की बात होती है स्टेट लेवल पर, वहाँ पर तो और भी ज़्यादा इस इंस्टीट्यूशन को वीक बनाया गया है। हर चीज़ को स्टेट पे छोड़ दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट पे, कि वो जैसे चाहें इस इंस्टीट्यूशन को सेटअप करें, राइट, उसका स्ट्रक्चर बनाएं इस तरीके से। ओके, पावर एंड जुरिडिक्शंस भी तो इस तरीके से इस इंस्टीट्यूशन को काफ़ी वीक बनाया गया है। तो हमने क्रिटिकली इवैल्यूएट कर लिया, तो हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त विथ सम सजेशंस, कि ये जो शॉर्टकमिंग्स हमने देखी है, क्रिटिसिज्म्स हमने देखे, इन्हें कैसे दूर किया जा सके।
So institution of लोकपाल हैज़ बीन अ लैंडमार्क मूव इन द हिस्ट्री ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया. हमने तो ये देखा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूव था, माइलस्टोन था, एक लैंडमार्क डिसीजन था ये. बट देयर आर सर्टेन लूफहोल्स जो हमने देखे, कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं जिनको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है. जैसे हमें जो ये लोकपाल एंड लोकायुक्त है मस्ट बी स्ट्रेंथेंड इन द रिस्पेक्ट ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी. सो हमें इन्हें कुछ फंक्शनल ऑटोनॉमी देना चाहिए. हर चीज़ स्टेट पे डिपेंड रहे, गवर्नमेंट पे डिपेंड रहे तो इस अथॉरिटी को वो वीक बनाती है, ओके, पैरालाइज्ड करती है. तो हमें फंक्शनल ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है ताकि वो खुद डिसीजंस ले सकें. वर्क फोर्स अवेलेबल कराओ. आप देखोगे कि इन पोजीशन पे आप अपॉइंटमेंट्स ही नहीं हो रहे हैं, राइट. लोकपाल एंड लोकायुक्त को ही नहीं अपॉइंट्स किए जा रहे हैं. सो वर्क फोर्स को अवेलेबल कराना ताकि जो बैटल ऑफ करप्शन है हम इसको लॉन्ग स्टैंडिंग बना सकें, इफेक्टिव बना सके. ओके. देन ट्रांसपेरेंसी इन द नॉमिनेशंस. जो गवर्नमेंट नॉमिनेशन, जो सिलेक्शन कमीशन नॉमिनेशन भेज रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर इस कमेटी का मेंबर बनाया है तो किस आधार पर बनाया है, ये चीज़ें. तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो आप जो कैपेबल बंदे हैं ना उनको भेजोगे इस पर, ना कि अपने पपेट्स. ओके. सो लोकाई इट विल इंक्रीज द पॉसिबिलिटीज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द राइट कैंडिडेट. देन ग्रेटर ओपननेस, ग्रेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड सिटीजन ग्रुप empowerment are essential. So ट्रांसपेरेंसी, राइट, या ओपननेस, ये अकाउंटेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है अगर हमें इस इंस्टीट्यूशन को इफ़ेक्टिव बनाना है, एम्पावर्ड बनाना है. तभी हम जो बैटल ऑफ करप्शंस है इसके अगेंस्ट में फ़ाइट कर सकते हैं. सो हम इस तरीके से अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं विथ सम मेजर्स या वे फॉरवर्ड या सम सजेशंस. ओके. आप चाहेंगे तो कुछ स्कॉलर्स के नाम कर सकते हो, कुछ कमेटी की रिकमेंडेशन डाल सकते हो जो उस समय करप्शन को लेकर न्यूज़ में रही हो. तो करंट अफेयर भी आप ऐड कर दोगे तो उससे वैल्यू एडिशन हो जाएगी आपके आंसर की. गेटिंग इट. सो हमने क्या डिस्कस किया आज? हमने डिस्कस किया लोकपाल एंड लोकायुक्त का बेसिक इंट्रोडक्शन. देन हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट्स होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं. इसके बाद से हमने फंक्शंस को डिस्कस किया, पावर को डिक्शन किया एंड जुरिडिक्शन को डिस्कस किया. देन हमने क्रिटिकली इवेलुएट किया इस टॉपिक को कि इसमें कमियां क्या हैं, शॉर्टकमिंग्स क्या हैं. देन हमने कंक्लूजन डिस्कस किया जहाँ पर हमने एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट किया कि हाँ भाई नहीं, ये अथॉरिटी अच्छी है लेकिन अगर हम इसमें जो इसके लूफहोल्स हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, उनको एलिमिनेट कर दें तो इस बॉडी को, इस इंस्टीट्यूशन को हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और बैटल ऑफ करप्शन को सक्सेसफुली फाइट कर सकते हैं. ओके. मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो मैं यहाँ पर आपको दूंगी, सजेशन, वो यही कि आप जब एग्ज़ाम लिख रहे होगे उस टाइम पे न्यूज़ में अगर कुछ रहा है करप्शन से रिलेटेड तो वो 2-4 एग्जाम्पल्स छांट कर रख लो और उनको ज़रूर मेंशन करना अपने आंसर पे वैल्यू एडिशन के लिए. टॉपिक को हमेशा करंट अफेयर से लिंक करेंगे आप, तभी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे. सो करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. आप जब भी एग्ज़ाम लिखो उस टाइम पे कुछ 2-4 केसेस नोट डाउन कर लेना एग्जाम्पल के रूप में और उनको वहाँ पर मेंशन करना अपने आंसर पे. गेटिंग इट. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज. आई होप कि द पावर एंड फंक्शन ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त आपको समझ में आया होगा. एंड कमेंट में बिलो कि आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा. अगर आपको समझ में आया टॉपिक, आज का कंटेंट पसंद आया हो और टॉपिक समझ में आया हो, आपके लिए एडवांटेज मिल रहा है यहाँ से, आपके लिए ये फ्रूटफुल है, आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल रही है मेरे लेक्चर से, तो गाइज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी चैनल. वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड ज़रूर करना इस वीडियो को. सो थैंक यू सो मच गाइज़. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. टेक केयर. कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग.